अस्सलाम वालेकुम। हम करेंसी फ्यूचर्स पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस और बेसिक मैकेनिज्म हमने कल सीखा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स को जैसे जैसे हम करते जाएंगे उनमें कुछ नई चीज़ें भी हम सीखते जाएंगे। आप कह सकते हैं कि अब हमारे दो आस्पेक्ट गालबन रह गए हैं, मे बी दो आस्पेक्ट हमारे रह गए हैं करेंसी फ्यूचर से रिलेटेड जो हमने सीखने हैं। तो इंशाअल्लाह एक बेसिक एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद हम जो नए आस्पेक्ट हैं उसको सीखने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो ये गालबन एग्जांपल इसको पहले देखते हैं जी। इलस्ट्रेशन 16 है, पेज 471 पे की बॉटम पे आपके पास आ रही है। द स्टर्लिंग पर डॉलर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक तवज्जो आपकी चाहिए। यहाँ पे जो स्टर्लिंग हाइफन डॉलर लिखा हुआ है ये बेसिकली बता रहा है कि स्टर्लिंग और डॉलर के रिलेशनशिप वाली ऑप्शन। दिस शुड नॉट बी रेड पाउंड पर डॉलर। ये पाउंड पर डॉलर नहीं है। ये आपको क्या बता रहा है कि पाउंड और डॉलर के आपस में लेन देन वाली ऑप्शन। क्योंकि हम जो भी ऑप्शन देखते हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल जो भी हम फ्यूचर देख रहे थे, हमने जैसे अभी यहाँ पे देखा एक फ्यूचर, पिछली एग्जाम्पल की मिसाल दूँ, ये फ्यूचर था पाउंड की खरीदो फरोख्त का। कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको क्या बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर जो है वो किस प्रोडक्ट का है। तो पाउंड 62,500, इसका मतलब पाउंड बाय या पाउंड सेल करने का फ्यूचर है और उसकी कीमत किस करेंसी में गिवन है? डॉलर्स पर पाउंड। पाउंड 62,500 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है और कीमत गिवन है डॉलर्स में। सो यही चीज़ यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि स्टर्लिंग पर डॉलर जो आपको टर्म लिखी गई है, इसका मतलब स्टर्लिंग और डॉलर रिलेटेड फ्यूचर है। उसमें हो सकता है एक करेंसी खरीदी जाएगी और प्राइस दूसरी करेंसी में दी जाएगी। तो वो आगे चलेंगे तो हमें पता लगेगा। जैसे उसने कहा कि डॉलर करेंसी फ्यूचर इज़ US डॉलर करेंसी फ्यूचर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 62,500, तो पता लग गया कि पाउंड की खरीदो फरोख्त है एंड इज़ प्राइस इन डॉलर। तो उसने क्लियर कर दिया कि भाई डॉलर और पाउंड दो करेंसीज को लेके ये जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें पाउंड खरीदने की ऑप्शन है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड में है और प्राइस उसकी डॉलर में गिवन है। एनीवेज, अब हम आगे चलते हैं। एंड द टिक साइज इज $0.001। ये जो टिक साइज की टर्म है इससे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक टिक साइज का एक लर्निंग की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम गेन इन फ्यूचर मार्केट मैयर करना चाहते हैं। ये एक अल्टरनेटिव मेथड होता है जिसमें टिक साइज और टिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो मैंने जो आपको गेन इन फ्यूचर मार्केट कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया है उसमें हमें ये टिक साइज की जो टर्म है इसकी इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इस टर्म को बाईपास करेंगे। टिक साइज एंड टिक वैल्यू ये दो टर्म्स हैं, इनको हम बाईपास करेंगे। हमें इनको सीखने की ज़रूरत नहीं, इनको हम इग्नोर करके चलेंगे। हम इनके बगैर ही काम करना सीख चुके हैं। तो currency futures are not normally used by companies to hedge currency risk. However, assume that US company intends to use currency future to hedge the following currency exposure. It is now October. The US company expects to receive 400,000 pounds in January from a customer. The price of March sterling dollar future is 1.86. अब ये हमें वो ऊपर बता चुका है, ये जो प्राइस है ये डॉलर पर पाउंड है। यहाँ पे बता चुका है पाउंड की प्राइस है और यहाँ पे बता चुका है प्राइस डॉलर में है। तो यहाँ पे उसने नहीं भी लिखा तो हमें क्लियर है कि ये 1.86 डॉलर पर पाउंड है। द कंपनी इज कंसर्न्ड दैट द वैल्यू ऑफ स्टर्लिंग विल फॉल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड इट देयरफॉर डिसाइड्स टू यूज फ्यूचर्स टू hedge the exposure to currency risk required. How should the company hedge its currency risk with future? कंपनी करेंसी रिस्क को फ्यूचर से कैसे hedge करे? दिस इज द पार्ट ए। पहले हमें hedge सेटअप दिखाना है। सो हम इलस्ट्रेशन 16 की बात कर रहे हैं और हमें अक्टूबर में, जो आज की तारीख उसने बताई 9 अक्टूबर, हमें सेटअप करना है करेंसी फ्यूचर हेज। हमें सेटअप करना है करेंसी फ्यूचर हेज। अच्छा जी, सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमें करेंसी को बाय करना है या सेल करना है। तो ट्रांजैक्शन क्या है
कि कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव, यूएस कंपनी के लिए हम हेजिंग कर रहे हैं, उसने 4 लाख पाउंड रिसीव करने हैं। 4 लाख पाउंड रिसीव करने हैं जनवरी में, तो एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट पैसे आ रहे हैं, फॉरेन प्रोसीड्स हैं, तो प्रोसीड्स को तो हमें सेल करना होता है। इसका मतलब हमें पाउंड की सेल को हेज करना है, तो हमें करना है सेल पाउंड फ्यूचर्स। कौन से फ्यूचर? हमें जनवरी में पैसे आएंगे, तो जनवरी के बाद सेटलमेंट डेट मार्च की आती है, हमें पता है दिसंबर की डेट है, फिर मार्च की डेट है, तो उसने हमें मार्च का ही फ्यूचर बाय द वे दिए हुए हैं। उसने कहा उसकी प्राइस है 1.86, तो हमने कहा जी हम मार्च फ्यूचर और प्राइस डॉलर पर पाउंड 1.86 पे लेंगे। और तीसरी लाइन आइटम हमारी होती है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट्स होती है अमाउंट टू बी हेज्ड 400,000 डिवाइडेड विथ कॉन्ट्रैक्ट साइज 62,500। यहाँ से हम नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लेते हैं जो हमें हेज करने के लिए चाहिए। ये है जी आपके 6.4, और हमने जैसे सीखा था उसको हम राउंड ऑफ करेंगे 6 कॉन्ट्रैक्ट। ये जी हेज सेटअप हो गया। अच्छा जी, ये हमारा पार्ट ए जो है वो हमने इसको कवर किया, हेज सेटअप किया अक्टूबर में। अब हम पार्ट बी पे बात करते हैं। पार्ट बी में वो कहते हैं जी सपोज दैट इन जनवरी व्हेन द कंपनी रिसीव्स द स्टर्लिंग पेमेंट, the March future price is 1.8420 and the spot rate is dollar per pound 1.8450. Show what will happen when the future position is closed and calculate the effective exchange rate that the company has obtained for 4 लाख पाउंड। फ्यूचर क्लोज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, और हेज की मदद से इफेक्टिव रेट 4 लाख पाउंड का कंपनी को क्या पड़ा। इसका मतलब आपको ट्रांजैक्शन को क्लोज करके एडजस्टेड फॉर गेन और लॉस ऑन फ्यूचर आपको बताना है कि आपकी फाइनल ट्रांजैक्शन की आउटकम क्या बन रही है, उसका एक्सचेंज इफेक्टिव रेट मेजर करना है आपने। तो हम पार्ट बी पे जाते हैं और उसमें हमें फ्यूचर की आउटकम ऑफ फ्यूचर हेज मांगी गई है। अब आउटकम ऑफ फ्यूचर हेज डायरेक्ट हम वर्कआउट करते हैं। फ्यूचर हेज आप क्लोज करते हैं, क्लोज करने पे आउटकम आपको मिलती है। आपने हेज सेटअप किया कहा था सेल पाउंड से, तो क्लोज करने के लिए आपको बाय पाउंड करने हैं। सेल पाउंड आपने किए थे जी, प्राइस 1.86 थी, और बाय पाउंड के लिए आपको क्लोज करने की जो प्राइस गिवन है द मार्च फ्यूचर प्राइस इज 1.8420, 1.8420। इसको भी 2 जीरो लगा के 4 डेसिमल में कर लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने सेल महंगा किया है, बाय सस्ता किया है, हमें गेन नज़र आ रहा है। गेन हमारा डॉलर पर पाउंड में ही मेजर किया जाएगा। इट इज़ 0.0180 डॉलर्स पर पाउंड है। इसको हम टोटल गेन मेजर कर लेते हैं कि ये तो 1 पाउंड का गेन है, तो हमने तो 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 62,500 इनमें डील किया था, तो हमारा टोटल गेन जो बना इट इज़ $6750। 1 पाउंड के पीछे हमारा 0.018 गेन था। टोटल गेन हमारा कितना आया? ये हेज पोजीशन हमारी क्लोज हुई। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सेल स्टर्लिंग 400,000 एट स्पॉट। ये हम जनवरी में काम कर रहे हैं, तो जनवरी में जो स्पॉट प्रिवेल कर रहे हैं वो है जी 1.8450, 1.8450। हम पाउंड सेकेंड करेंसी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड। 400,000 इंटू 1.8450, 738,000। ये हमारी प्रोसीड्स हैं, और इसमें हम ऐड कर देंगे गेन इन फ्यूचर्स 6750। तो हमारी टोटल प्रोसीड्स जो बनी फ्रॉम दिस हेज इज 744,750। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये प्रोसीड नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट के लिए हमें डॉलर पर पाउंड में रेट चाहिए, तो 744,750 डॉलर को आप 4 लाख पाउंड से डिवाइड कर देंगे तो आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा। आपने फ्यूचर हेज से जो रेट हासिल किया 1.8619 डॉलर पर पाउंड है। 4 डेसिमल में रेट आपको एक्सप्रेस किया गया था, तो आपने भी अपना रेट 4 डेसिमल में ही कैलकुलेट करके शो कर दिया।
दिस इज़ द इफेक्टिव रेट एज पर द रिक्वायरमेंट बी। तो आपको रिक्वायरमेंट को केयरफुली समझना है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको आंसर देना है। अगर आप पिछली एग्जांपल देखें तो पिछली हमने जितनी एग्जांपल्स की थी वो हम यहाँ तक हल कर पाए थे, या इसके बाद हमने हेज एफिशिएंसी वर्कआउट की थी, बट यहाँ पे उसने हमसे आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन नहीं मांगी, उसने हमसे इफेक्टिव रेट मांगा है। तो इफेक्टिव रेट के लिए हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन एक्सटेंड करनी पड़ी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, इलस्ट्रेशन 17। और ये वो एग्जांपल है जिसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, इसमें दो सिनेरियोज़ हैं, सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2। इन दोनों सिनेरियोज़ में हम, जो मैंने आपसे कहा कि दो एस्पेक्ट हमारे रह गए हैं फ्यूचर हेज में, ये दो पार्ट्स हम जब करेंगे सिनेरियो 1 सिनेरियो 2, तो वो दोनों एस्पेक्ट्स हमारे इस एग्जांपल में कवर होने वाले हैं। इस एग्जांपल को करने के बाद हमारी, आप कह सकते हैं कि फ्यूचर की लर्निंग इंशाअल्लाह 100% कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, अंडरटेक फ्यूचर हेज एंड एनालाइज इट्स आउटकम फॉर बोथ बार्ने एंड मिकी। मिकी एंड बार्ने दो कंपनीज हैं जिनके लिए हमें हेज सेटअप करने को कहा जा रहा है। तो हम जी हेज सेटअप करते हैं। सिनेरियो शुरू करते हैं ऊपर से। इट इज़ नाउ 1 जून, द US डॉलर per pound exchange rates are as follows: spot rate 2 month forward, 6 month forward. US dollar per pound future contract size 25,000 pound are priced at, so contract size pound में है, इसका मतलब आपके पास पाउंड खरीदने या पाउंड बेचने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है जी, और उनकी प्राइस डॉलर में है। जून कॉन्ट्रैक्ट, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट्स और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। हम इलस्ट्रेशन 17 की बात कर रहे हैं। सिनेरियो 1, a US company Barney Inc. invoices a UK customer for 168,000 pounds payable on 1st August। आज 1 जून है, US कंपनी ने कस्टमर को इनवाइस किया, इसका मतलब 1,68,000 पाउंड रिसीवेबल हैं, कस्टमर से पेएबल हैं, तो आपके लिए तो रिसीवेबल हुए ऑन 1 अगस्त। जून में है तो आपको जुलाई एंड अगस्त 2 महीने बाद पैसे आने वाले हैं। तो हम पहले इसी ट्रांजैक्शन पे ही फोकस करते हैं, बार्ने की ट्रांजैक्शन को हम मैनेज करते हैं, ठीक है जी। हम सिनेरियो 1 इलस्ट्रेशन 17 बार्ने को मैनेज करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 17 सिनेरियो 1। बार्ने। अच्छा जी, आज की तारीख हमें बताई गई है जी 1 जून। 1 जून को सबसे पहले आपको सेटअप करना है, सेटअप फ्यूचर हेज। और सेटअप फ्यूचर हेज का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले फैसला करना बाय और सेल का। हमारी ट्रांजैक्शन है कस्टमर से 168,000 रिसीवेबल, तो US कंपनी की बात कर रहे हैं। US कंपनी को 168,000 पाउंड रिसीवेबल हैं, इसका मतलब US कंपनी को 168,000 पाउंड सेल करने हैं, 168,000 पाउंड सेल करने हैं। तो हमें सेल पाउंड फ्यूचर्स, ये है जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट, किस डेट के कॉन्ट्रैक्ट? तो जून भी हैं, सितंबर भी हैं, दिसंबर भी हैं। तो हल है जिस तारीख को आपको पैसे आने हैं उससे अगली डेट। तो 1 अगस्त से अगली डेट है जी सितंबर, और प्राइस है 1.7498। तो आप सितंबर कॉन्ट्रैक्ट एट डॉलर पर पाउंड 1.7498 लेंगे। और तीसरा स्टेप आता है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे आप, तो वो होता है जी अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइडेड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज़। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज़ में 25,000 अवेलेबल है, जो क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हमें दिया जाएगा हम उसी को यूज़ करेंगे। तो इट कम्स टू 6.72, राउंड ऑफ करेंगे इसको 7 पे। ये जी हेज सेटअप हो गया। हेज सेटअप करने के बाद हेज क्लोज करके उसकी आउटकम लेनी होती है। आउटकम से मराद गेन और लॉस ऑन क्लोजिंग फ्यूचर हेज। तो हम वर्कआउट करते हैं गेन
और लॉस ऑन क्लोजिंग फ्यूचर हेज। ये क्लोज जो हम हेज कर रहे हैं ये 1 अगस्त को करने जा रहे हैं, ठीक है जी। हमने सेल पाउंड किए थे, अब हम बाय पाउंड करेंगे। सेल पाउंड किए थे हमने डॉलर पर पाउंड 1.7498 पे, बाय हम करेंगे किस प्राइस पे। क्वेश्चन को जब देखें तो आपको पता लगता है कि ये सितंबर फ्यूचर की प्राइस 1 जून की तो हमें अवेलेबल है, लेकिन ये सितंबर फ्यूचर की प्राइस 1 अगस्त को कहाँ जाती है ये हमें नहीं बताया गया। इससे पहले हमें फ्यूचर की प्राइस की मूवमेंट बताई जाती थी कि जब आप हेज क्लोज कर रहे हैं तो उस वक्त फ्यूचर की प्राइस कहाँ जाती है। इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस अवेलेबल नहीं है। ये है हमारी जो 2 लर्निंग्स मैंने कहा था हमारी रह गई हैं, उनमें से फर्स्ट लर्निंग हमें एक वर्किंग बनानी है और यहाँ पे हमें क्या सीखना है भला, हमें सीखना है एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। एक काम करते हैं जी, ये हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स की समरी आ रही है, मैं स्टेप्स यहाँ से ही उठाता हूँ, एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, और इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं और अप्लाई भी करते जाते हैं। हम वर्किंग करने जा रहे हैं एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप है जी 1 बाय 1 स्टेप भी पढ़ता जाऊंगा, 3 स्टेप में ये वर्किंग होती है, मैं स्टेप भी पढ़ता जाता हूँ और कैलकुलेशन भी आपसे शेयर करता जाता हूँ। कैलकुलेट ओपनिंग बेसिस पॉइंट्स। अब ये बेसिस पॉइंट क्या होते हैं तो उसकी डेफिनेशन आ गई। डिफरेंट बेसिस होता है जी डिफरेंस ऑफ स्पॉट रेट एंड फ्यूचर रेट, और ओपनिंग बेसिस से मुराद क्या है, इस तारीख के रेट्स का डिफरेंस। जिस दिन आप हेज सेटअप कर रहे हैं उस दिन के इन 2 रेट्स का डिफरेंस। अच्छा जी, अब 1 जून को आप हेज सेटअप कर रहे हैं तो हमारे लिए ओपनिंग बेसिस पॉइंट पे जो डेट है वो 1 जून है, जिस पे हमें ये 2 रेट्स चाहिए। 1 जून को फ्यूचर का रेट, वो फ्यूचर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1.7498 है, और 1 जून को स्पॉट रेट, 1 जून को स्पॉट रेट हमें क्वेश्चन में ये जनाब ये अवेलेबल है, ये हमारे पास स्पॉट रेट अवेलेबल है। अब स्पॉट रेट हमारे पास 2 हैं, एक हाई एक लो। हमारे लिए रेलेवेंट कौन सा है वो आप यहाँ से देखिए। आपके लिए रेलेवेंट रेट कौन सा है, आपको पाउंड प्रोसीड्स आनी है, आपको पाउंड बेचने हैं, आपको सेकंड करेंसी बेचनी है, सेकंड करेंसी वी सेल लो, दिस इज योर रेलेवेंट रेट। आपने अपनी ट्रांजैक्शन से रिलेट करके स्पॉट रेट सेलेक्ट करना है। फ्यूचर में तो कोई हाई लो नहीं होता, फ्यूचर में एक ही रेट होता है 1.7498, वो हमने ले लिया, लेकिन स्पॉट रेट में 2 रेट्स होते हैं, तो कौन सा स्पॉट लिया जाए, योर ट्रांजैक्शन विल डिटरमिन कि हमें पाउंड की सेल की ट्रांजैक्शन को हम हेज कर रहे हैं, तो पाउंड डॉलर पर पाउंड सेकंड करेंसी है, सेकंड करेंसी सेल लो रेट पे होती है 1.7410, ये जिन 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस है, इसका हम डिफरेंस लेते हैं 1.7410 माइनस 1. डिफरेंस आ रहा है जी 0.0088, ये है जी हमारा डिफरेंस ऑफ द वैल्यू। इस डिफरेंस को हम डॉलर्स पर पाउंड में लिखेंगे और इस डिफरेंस को हम डिफरेंस ले रहे हैं, हम प्लस या माइनस साइन नहीं ले रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पॉट माइनस फ्यूचर करो, मैं ये नहीं कह रहा फ्यूचर माइनस स्पॉट करो, मैंने कहा डिफरेंस ले लो, तो हमने डिफरेंस ले लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, इस डिफरेंस को कहा जा रहा है बेसिस। ये डिफरेंस कहलाता है बेसिस, फ्यूचर और स्पॉट का डिफरेंस है। फ्यूचर रेट क्या बता रहा है यहाँ पे इस केस में कि 30 सितंबर को स्पॉट रेट कहां पे चला जाएगा। फ्यूचर की प्राइस मैंने कल आपसे शेयर की थी, इट इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड रेट, ये आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट बताती है ऑन द सेटलमेंट डेट। तो सितंबर फ्यूचर की सेटलमेंट डेट 30 सितंबर है, और सितंबर फ्यूचर की प्राइस जब आप 1 जून को देख रहे हो तो आप इसको कैसे रीड करते हो, 1 जून को एक्सपेक्टेशन है कि 30 सितंबर पे रेट चला जाएगा 1.7498 पे।
और 1 जून को स्पॉट कहाँ पे चल रहा है? 1.7410 पे। अब एक कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि आप 1 जून को खड़े हो और आप 30 सितंबर के फ्यूचर्स में डील कर रहे हो। 1 जून को तो बेशक स्पॉट और फ्यूचर के रेट फ़र्क हैं, लेकिन क्या 30 सितंबर पे इनमें कोई फ़र्क रह जाएगा? तो आंसर इज़ नो। 30 सितंबर को इन रेट्स को जाके मिल जाना है। 30 सितंबर को कोई पूछे कि भाई स्पॉट रेट क्या है 30 सितंबर का और 30 सितंबर का एक्सपेक्टेड रेट क्या है, तो ऑन 30 सितंबर एक्चुअल रेट एंड एक्सपेक्टेड रेट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि बेसिस बेसिकली सेटलमेंट डेट पे जीरो हो जाते हैं। बेसिस होते क्या हैं? बेसिस स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप फ्यूचर की सेटलमेंट डेट के करीब जाते हैं तो ये गैप क्लोज होता जाता है और ये बेसिस अल्टीमेटली जीरो हो जाते हैं, ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्पॉट 30 सितंबर का और एक्सपेक्टेड रेट भी 30 सितंबर का, तो ऑन 30 सितंबर तो दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है जी, क्योंकि 30 सितंबर को 30 सितंबर का एक्सपेक्टेड नहीं स्पॉट ही कोट किया जाएगा, तो वहां पे आपके बेसिस बराबर हो जाते हैं। सो ये असूल के जी हमने 1 जून को तो ओपनिंग बेसिस ये आउटस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है ये बेसिस 30 सितंबर को जीरो हो जाने हैं। एनीवेज, ये मैंने आपको ओपनिंग बेसिस कैलकुलेट करना सिखाया और बेसिस का मीनिंग और बेसिस का बिहेवियर एक्सप्लेन किया। अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अज्यूम even amortization, estimate outstanding basis point on the hedge on the date when hedge is closed out। तो जनाब हम यहाँ पे hedge close कब कर रहे हैं? हम यहाँ पे hedge close कर रहे हैं जी ये जनाब 1 अगस्त को hedge close कर रहे हैं, तो हमें 1 अगस्त को outstanding basis निकालने हैं। हमने देखा हमारे बेसिस जो हैं 1 जून को हैं 0.0088, ये बेसिस 1 अगस्त को कितने रह जाएंगे? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आउटस्टैंडिंग बेसिस और ओपनिंग बेसिस इनटू रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बेसिस डिवाइड विद टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस। ओपनिंग बेसिस हमारे हैं जी 0.0088 पर पाउंड। टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस, ये बेसिस हमने 1 जून को मेजर किए हैं और इन बेसिस ने जीरो कब होने हैं? 30 सितंबर को। तो लाइफ है जी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स की लाइफ है। ये टोटल लाइफ है और रिमेनिंग लाइफ से मुराद जब हम हेज क्लोज कर रहे हैं तो वो है जी 1 अगस्त, तो वहाँ से रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी भी है? 1 अगस्त से ऑनवर्ड 2 महीने अभी रहते हैं बेसिस की लाइफ में, अगस्त एंड सितंबर, सो 2 मंथ्स। यहाँ से हम आउटस्टैंडिंग बेसिस कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग बेसिस हमारे आ रहे हैं जी 0.0044 पर पाउंड। सो ओपनिंग बेसिस 0.0088 है। आउटस्टैंडिंग बेसिस से मुराद जब हम हेज क्लोज कर रहे हैं, हेज सेटअप किया था 1 जून को, हेज क्लोज कर रहे हैं 1 अगस्त को, 2 महीने बाद हेज क्लोज कर रहे हैं। जब हेज सेटअप किया था तो बेसिस की लाइफ 4 महीने थी, जब हेज क्लोज कर रहे हैं तो बेसिस की लाइफ 2 महीने बाकी रह गई हुई है। सो रिमेनिंग लाइफ ओपनिंग बेसिस ओवर टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस मल्टीप्लाइड विद द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बेसिस, ये प्रोपोर्शनेट हमने देख लिया कि उस वक्त बेसिस अंदाजन कितने रह चुके होंगे। सो सेकंड स्टेप हो गया। एंड द लास्ट स्टेप इज you estimate spot on 1 अगस्त। आप 1 अगस्त का स्पॉट लेते हो और इसमें एडजस्ट कर देते हो आउटस्टैंडिंग बेसिस। तो 1 अगस्त का स्पॉट लेना है और इसमें आउटस्टैंडिंग बेसिस जो हमने डॉलर पर पाउंड 0.0044 वर्कआउट किया उसको एडजस्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस मिलेगी। हमें मिलेगी यहाँ पे एस्टिमेटेड, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। ठीक है जी। और स्पॉट ऑन 1 अगस्त हमें चाहिए, तो क्वेश्चन में स्पॉट ऑन 1 अगस्त तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 जून को 2 मंथ फॉरवर्ड जो अवेलेबल है हम इसी को रेट अज्यूम कर लेंगे प्रिवेलिंग स्पॉट ऑन द 1 अगस्त, और इसमें भी हम अपना रेलेवेंट रेट पिक करेंगे। हमारा रेलेवेंट रेट 1.7110 है, 1.7110 है डॉलर पर पाउंड। अब यहाँ पे आपकी एक तवज्जो चाहिए
मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है एडजस्ट। अब एडजस्ट हमने करना है, एडजस्ट का मतलब या प्लस करना है या माइनस करना है। तो ये प्लस करना है माइनस करना है, ये आप यहाँ से देखोगे। आप देखोगे ओपनिंग में स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि फ्यूचर वैल्यू इज़ हायर देन स्पॉट, तो यही डिफरेंस यहाँ पे प्रिवेल करेगा। फ्यूचर वैल्यू शुड बी हायर देन स्पॉट, इसका मतलब यहाँ पे आप ऐड करोगे बेसिस। आई रिपीट, आपने आउटस्टैंडिंग बेसिस एडजस्ट करने हैं। ये एडजस्टमेंट प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ये एडजस्टमेंट प्लस होनी है, माइनस होनी है, वह यहाँ से ये बिहेवियर आपको बताएगा। आप ओपनिंग बेसिस पर जाइए, देखिए कि फ्यूचर की प्राइस और स्पॉट प्राइस में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो आपको नज़र आ रहा है कि फ्यूचर का रेट हायर है। तो अगर फ्यूचर का रेट ओपनिंग पोजीशन पे हायर है तो फ्यूचर का रेट क्लोजिंग पोजीशन में भी स्पॉट से हायर ही होगा, स्पॉट से हायर होगा फ्यूचर का रेट। इसका मतलब आपको ये बेसिस ऐड करने हैं। सो योर क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस इज़ $1.7154 पर पाउंड। ये बार बार मैं साइन साथ लेके चल रहा हूँ, आपको इसी अंदाज में कैरी करना है। डिस्क्रिप्शन को ऐसे लेके चलिएगा, साथ करेंसी साइन लगाएंगे तो आपका एरर रेट ऑटोमेटिकली बहुत लो रहेगा। सो एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, या 2 या 3 नंबर की वर्किंग हमें फ्यूचर के किसी सिनेरियो में आ सकती है। तो हाउ टू डिटर्मिन क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, ये 3 स्टेप्स हैं जी। आगे चल के बार बार इनकी एक्टिविटीज़ आएंगी, इंशाअल्लाह इसको रिपीट करेंगे हम। एस्टिमेटिंग ओपनिंग फ्यूचर प्राइस, कैलकुलेटिंग ओपनिंग फ्यूचर प्राइस, estimating outstanding basis assuming even amortization, and the third step is closing spot में आउटस्टैंडिंग बेसिस को एडजस्ट करके क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आप एस्टिमेट कर लीजिए। तो ये मैंने आपको इनकी सारा स्टेप्स दे दिए। 1.7154 तो आपने सेल किया, आपने बाय किया, आपको गेन मिला $0.0344 पर पाउंड। ये गेन आपका है और इसको आप टोटल गेन में कन्वर्ट कर लो। टोटल गेन आपका $0.0344 इनटू कॉन्ट्रैक्ट से आपके 7 और ये कॉन्ट्रैक्ट से आपके 25,000 ईच। तो टोटल आपके कितने जो पाउंड हैं उन पे आपका गेन जो बना इट इज़ $6020। ये आपका टोटल गेन हो गया जी। अब हमें इसकी आउटकम कंप्लीट करनी है। वी आर आस्क्ड टू एनालाइज इट्स आउटकम। तो आउटकम के लिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम करते हैं सेल 168,000 पाउंड्स एट स्पॉट, और ये वही रेट हम लेंगे जो हमने अज्यूम किया हुआ है फॉरवर्ड 1.7110, और चूँकि ये हम सेकंड करेंसी कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन होगी 1.7110 इंटू 168,000 287,448। इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोसीड्स हैं, तो प्रोसीड्स में हम गेन ऑन फ्यूचर्स ऐड करेंगे 6020। तो ये हमारी टोटल प्रोसीड्स वी आर डन विद सिनेरियो 1 बारने। तो इस सिनेरियो में जो हमने चीज़ सीखी दैट इज़ एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। 2 आस्पेक्ट मैंने आपसे कहा था हमारे फ्यूचर के रह गए हैं, उनमें से एक आस्पेक्ट हमने सिनेरियो 1 में कवर कर लिया है एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस का, और जो दूसरा आस्पेक्ट है वो हम सिनेरियो 2 में कवर करेंगे जो कि है जी मिकी। मिकी की कहानी ज़रा देखते हैं, जिसमें जो सिनेरियो है ये एग्ज़ाम में पहले तो नहीं टेस्ट होता था, लेकिन रिसेंट पास्ट में इस पे कुछ हमारा क्वेश्चन आ चुका है। पहले मुझे याद है, अगर आज से मैं 5 साल पहले बात करूं तो जब मैं पढ़ाता था BFD तो ये सिनेरियो मैं टच नहीं करता था, लेकिन जब से ICAP ने अपनी ये टेक्स्ट बुक दी उस टेक्स्ट बुक में ये सिनेरियो डिस्कस हुआ था। तो सिंस देन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस सिनेरियो, और फिर एज पर एक्सपेक्टेशन एग्ज़ामिनर ने इस सिनेरियो को एग्ज़ाम में टेस्ट भी किया है। तो
इसमें थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं कि इन द बिगनिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जॉर्व, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी। आप इसको तवज्जो से सुनेंगे और इसकी रिपीट एक्टिविटी आज ही हम 2-3 इसकी एग्जांपल्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको आप खुद सोच के रिवाइज़ कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। और ये मैं एक चीज़ मैं पहले बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि जब भी आप हेजिंग से डील कर रहे हैं, डोंट टेक इट एज मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स ज़रूर है, लेकिन ये मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है टू डील विथ प्रैक्टिकल सिचुएशन। कंसिडर योरसेल्फ एज अ फाइनेंस पर्सन, consider yourself as the man in charge of the finance who is responsible for receiving or paying cash flows। तो जैसे मैं थोड़ी सी एक आपको क्लैरिटी और यहां पे दे दूं कि हम ये जो गेन और लॉस ऑन फ्यूचर की ट्रांजैक्शन होती है, ये फ्यूचर एक्सचेंज से की जाती है। फ्यूचर एक्सचेंज में आपने पाउंड सेल किए, फ्यूचर एक्सचेंज से आपने पाउंड बाय किए, और ये रिजल्टेंट फिगर है। अगर गेन है तो फ्यूचर एक्सचेंज विल पे यू, और अगर ये लॉस है तो यू विल हैव टू पे टू फ्यूचर एक्सचेंज। और ये जो ट्रांजैक्शन आ रही है नेट, ये स्पॉट की ट्रांजैक्शन है कि भाई मार्केट में जाके जो आपने खरीदो फरोख्त करनी है स्पॉट पे वो कर लो। हाँ, फ्यूचर मार्केट से जो गेन या लॉस आपका हो रहा है वो आपकी स्पॉट मार्केट के आउटकम में एडजस्ट होता है। ठीक है, तो कंसिडर योरसेल्फ एज मैन इन चार्ज। आप इस केस में एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हुए आपको फ्यूचर एक्सचेंज को $6020 रिसीव किया आपने, आपको गेन हुआ, $6020 आपको वहां से मिले। आपको कस्टमर से 168,000 पाउंड मिले, वो बेच के आपने $287,448 मजीद ले लिए। तो आपकी कंपनी के पास टोटल प्रोसीड्स 287,448 प्लस 6020, टोटल 293,468 की प्रोसीड आपके पास है। सो follow it as a finance person who is in charge of cash receipts and payments। ठीक है जी, don't simply take it as a mathematics, क्योंकि अगला हम जो सिनेरियो अब देखने लगे हैं उसमें थोड़ी सी ज़रबें तकसीमें ज़्यादा होंगी, और अगर आप इसको कैश फ्लोज के अंदाज में समझोगे तो ही उसको आप अच्छी तरह ऑब्जॉर्व करके उस पर आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपने इसको मैथमेटिक्स समझा, यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू विल बी लॉस्ट। ये इन जनरल गाइडलाइन वैसे जो मैं कहता हूँ एज अ फाइनेंस पर्सन सोचना, ये तो हर टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पे जब आते हैं या रिस्क मैनेजमेंट के पोर्शन पे आते हैं तो ये सोच ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 में अब हम यूके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जिस सिनेरियो 1 में हमने यूएस कंपनी के लिए काम किया था, अब हमें यूके कंपनी के लिए काम करना है। मिकी invoices a US customer for $244,500 payable on 1st December। यूके कंपनी ने यूएस कस्टमर को इनवाइस किया, तो इसका मतलब इसको 244,500 रिसीवेबल हैं कब? 1 दिसंबर को। अच्छा जी, अब हम अगेन हेज सेटअप, ये 1 जून की कहानी है, तो हम 1 जून को ही जाते हैं और हेज सेटअप करने जाते हैं। हेज सेटअप करने का तरीकाकार हमने क्या सीखा है? हमने सबसे पहले बात करनी होती है कि हमें इस करेंसी के साथ सलूक क्या करना है। हमें इस करेंसी, हम यूके कंपनी हैं, हमें कस्टमर से डॉलर आएंगे, तो फॉरेन प्रोसीड्स हमारे पास डॉलर में आ रही हैं, तो फॉरेन प्रोसीड्स हमें बेचनी है, वी हैव टू सेल डॉलर। अब रिस्क क्या है यहाँ पे? भाई डॉलर बेचना होगा 1 दिसंबर को, डॉलर का रेट पता नहीं कहाँ जाएगा, तो हल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो do we have contracts available to sell dollar? Do we have contracts available to sell dollar? The answer is no. Our contracts are in pounds. It means we can have contracts to buy pound, we can have contracts to sell pound. Transaction is suggesting we need contracts to sell dollar. दिस इज अ सिचुएशन जिसमें हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन करेंसी इज नॉट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट करेंसी। हमारी ट्रांजैक्शन करेंसी डॉलर में है, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पाउंड में है। हमारी ट्रांजैक्शन करेंसी, हमें डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करेंसी कहती है जी सिर्फ पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे जो हमें एक थोड़ी सी अपनी सोच में ट्विस्ट लाना है, जिसके बाद ये क्वेश्चन हमारा एक डायरेक्शन और तरह से चल पड़ेगा। वो ट्विस्ट ये है कि जी व्हेनेवर दिस situation prevails, you have to translate your risk in terms of contract currency. In terms of transaction currency तो हमारा रिस्क बड़ा क्लियर है कि we have to sell dollars. In terms of
ट्रांजैक्शन करेंसी, हमारी करेंसी ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन करेंसी डॉलर्स है, तो वो रिस्क तो क्लियर है कि वी हैव टू सेल डॉलर। लेकिन अब हम यहां पे क्या सीख रहे हैं कि भाई वी हैव टू सेल डॉलर बट कॉन्ट्रैक्ट करेंसी इज पाउंड्स। इसका मतलब वी डोंट हैव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल टू सेल डॉलर। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पाउंड होने का मतलब वी कैन ओनली हैव कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय और सेल पाउंड्स। तो यहां पे हम हल क्या ले रहे हैं, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप अपने रिस्क को इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंसी डिफाइन करोगे। रिस्क इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन करेंसी है वी हैव टू सेल डॉलर्स, बट जस्ट थिंक इन अ डिफरेंट वे। व्हेन यू आर इन यूके and you are selling dollars, what will you be getting in return? UK में डॉलर बेच के what will you get in return? Pounds, of course. So can I rephrase my risk? Instead of saying कि I want to sell dollars, can I say I want to buy pounds for dollar? It's the same thing. When in UK, when I am selling dollars, I am selling dollars for pounds, selling dollars to receive pounds. Alternatively, the same transaction can be rephrased, buying pounds for dollar. तो हम ट्रांजैक्शन को रीफ्रेज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंसी की टर्म में। हमने कहा जी सेलिंग डॉलर को हेज तो नहीं किया जा सकता, तो लेट्स हेज बाइंग पाउंड्स। तब हमारा सारा हेज यहाँ पे बाय पाउंड के लिहाज से बनेगा। तो हमने कहा जी वी विल नीड टू बाय पाउंड फ्यूचर। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कहानी वही है। 1 दिसंबर की ट्रांजैक्शन है तो दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और प्राइस डॉलर पर पाउंड दिसंबर फ्यूचर की 1.7570। इसके बाद आते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज का फार्मूला क्या है, अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइड विथ कॉन्ट्रैक्ट साइज। अमाउंट टू बी हेज्ड 244,500, कॉन्ट्रैक्ट साइज 25,000। बट फर्क क्या है, ये डॉलर है ये पाउंड है। कैन वी डिवाइड डॉलर विथ पाउंड? आंसर इज नो। पाउंड को, डॉलर को पाउंड से डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिवाइड करना है तो डिवाइड आपको सेम करेंसी से करना चाहिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो जाता है, और वो स्टेप जो हमारा आता है वो हमारा जी हमें डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट कर लेना है। और इसके लिए हम यही जो रेट्स हमने इस्तेमाल किया है फ्यूचर का, इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। डॉलर ने पाउंड में जाना है, फर्स्ट करेंसी ने कन्वर्ट होना है, डिवीजन से कन्वर्ट होती है। 244,500 डिवाइड विद 1.7570 डिवाइड विद 25,000, इट इज़ 5.57। राउंड ऑफ कर लें इसको आप 6 कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ये जी मैंने पोर्शन जो एडिशनल वर्किंग थी इस सिनेरियो की, वो मैंने ब्लू से कर दी। यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया। एक आप कह लीजिए यहाँ पे उलट हुआ काम, सेल डॉलर की जगह बाय पाउंड आया, और एक यहाँ पे ये एडजस्ट हुआ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हमारा पाउंड में है और अमाउंट टू बी हेज डॉलर्स में है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो यहाँ चीज़ नज़र आई। अच्छा जी, हेज सेटअप हमारा हो गया। इसके बाद जी हमारी बारी आती है हेज पोजीशन क्लोज़ करने के लिए। उसके लिए हम जाते हैं 1 दिसंबर में, जो हमारी ट्रांजैक्शन डेट है, तब हमें हेज क्लोज़ करना होता है। और हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है गेन और लॉस ऑन क्लोजिंग फ्यूचर हेज। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल उसी अंदाज में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था बाय पाउंड का। पहले डॉलर पर पाउंड हमें प्राइस गिवन है 1.7570। हमें सेल पाउंड करके ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है और देखना है गेन लॉस क्या आ रहा है। अब सेल पाउंड, क्या हमें दिसंबर फ्यूचर की प्राइस 1 दिसंबर को कहाँ पे आई, अवेलेबल है? द आंसर इज़ नो। हमें क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस यहाँ पे फिर एक एस्टिमेट करनी है। तो ये स्टेप्स हमारे पास पेज 472 पे अवेलेबल हैं। मैं इसकी वर्किंग आपसे एक बार फिर शेयर करता हूँ। एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, स्टेप नंबर 1। अब मैं स्टेप्स यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं पढ़ता जा रहा हूँ और परफॉर्म करता जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 है ओपनिंग बेसिस। ओपनिंग बेसिस होता है जी स्पॉट
ऑन 1st जून एंड दिसंबर फ्यूचर ऑन 1st जून। इन दो वैल्यूज़ का फ़र्क। दिसंबर फ्यूचर ऑन 1st जून जो हमने लिया वो 1.7570 है और स्पॉट 1st जून का ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमें देखने हैं डॉलर ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, डॉलर की सेल। डॉलर की सेल, फर्स्ट करेंसी की सेल। फर्स्ट करेंसी वी सेल हाई। हमें फर्स्ट करेंसी की सेल को हेज करना है जी। यूके कंपनी कस्टमर से डॉलर आने हैं तो डॉलर की सेल को हेज करने हैं। फर्स्ट करेंसी की सेल हाई रेट पे होती है 1.7450 इट्स रेलेवेंट स्पॉट रेट। 1.7450 इज द रेलेवेंट स्पॉट रेट। तो डॉलर पर पाउंड हमारा 0.0120 ये हमारे ओपनिंग बेसिस है। नो प्लस नो माइनस साइन। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आउटस्टैंडिंग बेसिस। आउटस्टैंडिंग बेसिस क्या होता है जी आपका, आप लेते हो ओपनिंग बेसिस, मल्टीप्लाई करते हो इसको रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बेसिस से और डिवाइड करते हो टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस से। अब 1st जून को 31 दिसंबर के बेसिस आपने लिए तो इनकी टोटल लाइफ कितनी हुई, 7 मंथ। 1st जून से 31 दिसंबर। और ये बेसिस आप क्लोज कब कर रहे हो, 1st दिसंबर को, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन 1st दिसंबर की है। तो 1st दिसंबर को जब आप क्लोज कर रहे हो तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी हुई है जी, ओनली 1 मंथ। तो यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग बेसिस ले सकते हैं। इट इज़ 0.0017 डॉलर्स पर पाउंड। ये आपके आउटस्टैंडिंग बेसिस हैं। और फिर थर्ड स्टेप आपका आता है स्पॉट रेट लीजिए 1st दिसंबर का, इसमें एडजस्ट कीजिए आउटस्टैंडिंग बेसिस। यहाँ से आपको मिलेगी एस्टिमेटेड क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस डॉलर्स पर पाउंड। आउटस्टैंडिंग बेसिस 0.0017 है और स्पॉट 1st दिसंबर का स्पॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1st जून को जो 6 मंथ फॉरवर्ड है हम उसी को स्पॉट अज्यूम करेंगे। और हमारा रेलेवेंट डेट डॉलर सेल, फर्स्ट करेंसी सेल, फर्स्ट करेंसी सेल हाई रेट 1.6880 1.6880 है जी। और हमें देखना है कि ये प्लस या माइनस। उसके लिए आप देखिए कि ओपनिंग पोजीशन पे फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे भी फ्यूचर की प्राइस ज़्यादा होगी, आपको ऐड करना है। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आपकी 1.6897 डॉलर्स पर पाउंड। एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस के स्टेप्स बिल्कुल वही जो हमने पिछले केस में अप्लाई किए थे, उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते गए हैं। और हमने क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस यहाँ पे एस्टिमेट किया 1.6897 और यहाँ से गेन लॉस 0.0673 डॉलर्स पर पाउंड है। बाय किया, सेल किया, इट इज़ अ लॉस। ये आपका लॉस आ गया जी। ये लॉस आपने 1 दिसंबर को डॉलर्स पर पाउंड पे बुक किया। लॉस का मतलब ये लॉस गेन होता है तो आप फ्यूचर एक्सचेंज से रिसीव करते हैं, लॉस होता है तो आप फ्यूचर एक्सचेंज को पे करते हैं। तो अब ये लॉस है डॉलर्स पर पाउंड, हम इसको टोटल लॉस में कन्वर्ट करते हैं जी। टोटल लॉस पे आइए, डॉलर्स 0.0673 मल्टीप्लाइड विद कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे जी हमारे, 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 25,000 पाउंड। 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 25,000 पाउंड। तो हमारा टोटल लॉस कितना आया जी, 10,095 डॉलर्स। अब यहाँ पे आपको आपकी तवज्जो चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक और एडिशनल स्टेप आने लगा है। वो एडिशनल स्टेप क्या है कि भाई आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, यूके कंपनी। यूके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी होम करेंसी क्या है, पाउंड्स। आपको फ्यूचर एक्सचेंज को लॉस भरना है किस करेंसी में, डॉलर्स। तो भाई डू यू हैव डॉलर, तो आंसर इज नो, वी हैव पाउंड। सो व्हाट शुड वी डू, वी विल हैव टू बाय डॉलर एट स्पॉट
किस तारीख को, जिस दिन हमारा हेज क्लोज हो रहा है, और उस दिन का रेट जो हम देखते हैं वो हमने ये अज्यूम किया हुआ है जी, हमें डॉलर बाय करने हैं, फर्स्ट करेंसी बाय करनी है। फर्स्ट करेंसी बाय होती है लो रेट पे, ये जी लो रेट है 1.6760 और डिवाइड किया जाता है, तो हमने 1.6760, ये जी हमारा लॉस की फिगर पाउंड में आ गई 6023। हम ये एडिशनल स्टेप आ गया जी यहाँ पे। ये एडिशनल स्टेप क्यों आया कि हमारी लॉस की फिगर डॉलर में आ रही है और हम यूके कंपनी है, हमारी होम करेंसी तो पाउंड होती है, तो ये रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में वर्किंग भी क्या लेते हैं हम, जब हम रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे होते हैं तो ये यहाँ पे हमें गेन या लॉस की एक एडिशनल स्टेप आ जाता है, क्योंकि गेन आएगा तो वो भी फॉरेन करेंसी में आ जाता है, वो हमें बेचना पड़ता है, अगर लॉस आ जाए वो भी फॉरेन करेंसी में है, वो हमें बाय करके फ्यूचर एक्सचेंज को देना पड़ेगा। तो हमारी कॉस्ट बेसिकली 6023 पाउंड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट होगी, इसके बाद हम करते हैं जी सेल $244,500 एट स्पॉट। डॉलर बेचने हैं स्पॉट पे, डॉलर फर्स्ट करेंसी बेचनी है स्पॉट पे दिसंबर को, तो फर्स्ट करेंसी वी सेल हाई, ये जी रेट है आपका, और डिवीजन विल बी यूज 1.6880, तो आपको पाउंड में प्रोसीड्स मिल गई जी आपको। अब आपने फ्यूचर की ट्रांजैक्शन क्लोज कर दी है, कस्टमर से डॉलर आए हैं, वो डॉलर अब आप मार्केट में बेच रहे हैं, वो बेच के आपको मिले 144,846 पाउंड्स, और ये आपका लॉस भी एक आ चुका है। सो ये प्रोसीड्स हैं, इसमें से आप लेस कर देंगे लॉस इन फ्यूचर्स, तो 6023 ये लॉस है। कॉस्ट होती तो कॉस्ट में लॉस ऐड हो जाता है, ये प्रोसीड्स हैं, प्रोसीड में से लॉस लेस किया जा रहा है। हमारी नेट प्रोसीड्स आ रही हैं जी 138,823 पाउंड। ये हमारा हेज कंप्लीट हो गया जी। नेट प्रोसीड्स हमारी इस हेज से क्या आई, मिक्की और बार ने दोनों की सिचुएशन हमने कंप्लीट कर ली हैं, और इसके साथ ही हमारी लर्निंग जो आप कहते हैं ना फ्यूचर हेज की, वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। अब फ्यूचर हेज में कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो हमारा रहता हो। अब मज़ीद आगे कुछ इलस्ट्रेशन है जिनको देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन 18, इसकी रिक्वायरमेंट है जी, हाउ शुड द कंपनी हैज इट्स करेंसी रिस्क विद फ्यूचर्स, हेज कैसे बनेगा। And suppose that in May, when the company must make the payment in dollars, the June future price is 1.2690 and the spot rate is dollar per euro is 1.27. Show what will happen when the future position is closed and calculate the effective exchange rate that the company has obtained for the US dollar 640. हैज सेटअप करना है, हैज क्लोज करना है, और उस क्लोजिंग के बाद गेन लॉस के साथ अपने इफेक्टिव रेट भी डिटर्मिन करना है। सो द यूरो डॉलर करेंसी फ्यूचर, मैं यहाँ पे फिर बता दूँ आपको, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ये यूरो पर डॉलर, इसको रीड नहीं करेंगे, ये आपको बता रहा है कि यूरो और यूएस डॉलर इन दो करेंसीज को लेकर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको बता रहा है जी यूरो का कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइस डॉलर में है। ठीक है जी, प्राइस डॉलर का मतलब आपकी जो प्राइस आ रही है ये डॉलर पर यूरो। तो 1,25,000 का कॉन्ट्रैक्ट है जी आपका, 1,25,000 का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइस यूएस डॉलर में है, एंड द टिक साइज इज 0.0001, और मैंने आपसे कहा टिक साइज की इन्फॉर्मेशन हम यूज़ नहीं करेंगे। द करेंसी फीचर्स आर नॉट नॉर्मली यूज बाय द कंपनी टू हेज करेंसी रिस्क, हाउएवर assume that French company intends to use currency future to hedge the following currency exposure. It is now February. The French company has to make a payment of $640,000 in May to a supplier. The price of the June euro dollar future is currently 1.28. प्राइस हमें बता दिया गया है यूएस डॉलर में है, और प्राइस किसकी है, यूरो की है, तो हमारी प्राइस 1.28 डॉलर पर यूरो। द कंपनी इज कंसर्न्ड दैट द वैल्यू ऑफ द डॉलर विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड इट देयरफॉर डिसाइड्स टू यूज फ्यूचर्स टू हेज द एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क। अच्छा जी, हाउ शुड द कंपनी हेज इट्स करेंसी रिस्क विद फ्यूचर।
कैसे हैज किया जाए रिस्क को। 6,40,000 डॉलर, 6,40,000 डॉलर की पेमेंट इन मई और आज है फरवरी, और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूरो के। तो ये वही सिनेरियो हो गया कि डॉलर की पेमेंट को हैज करना है यूरो कॉन्ट्रैक्ट से। सिनेरियो है कॉन्ट्रैक्ट करेंसी इज नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन करेंसी। ठीक है जी, हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 की बात कर रहे हैं और इसमें भी सिनेरियो है आपकी ट्रांजैक्शन करेंसी डॉलर है और कॉन्ट्रैक्ट आपका यूरो में है और ये इक्वल नहीं है। सो हैज सेटअप करना है जी हमें कब? फरवरी में। फरवरी में हमें सेटअप करना है करेंसी फ्यूचर हैज। अच्छा जी, फ्यूचर हैज सेटअप करने हैं, हमें डॉलर की पेमेंट करनी है। डॉलर पेमेंट करनी है तो डॉलर बाय करना है। डॉलर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, तो डॉलर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है तो डॉलर बाय करने की कीमत हमें किस करेंसी में पे करनी थी? यकीनन यूरो में। तो हमने कहा जी हमने डॉलर बाय करना है तो डॉलर बाय करने की कीमत यूरो में देनी थी, तो हम इसको यूरो की सेल भी तो ले सकते हैं। हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वी वांट टू सेल यूरो फॉर डॉलर। तो हमारा हैज सेटअप डॉलर बाय डॉलर अवेलेबल नहीं है तो सेल यूरो से होगा, सेल यूरो फ्यूचर्स, ये हैज सेटअप होगा जी। किस मंथ के फ्यूचर? पेमेंट होनी है मई में, तो आपको जून फ्यूचर्स चाहिए। जून फ्यूचर्स का डाटा आपको अवेलेबल है 1.28 जून फ्यूचर्स, और कीमत डॉलर्स पर यूरो में 1.28। और उसके बाद आती है जी बात कॉन्ट्रैक्ट्स की। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी अमाउंट टू बी हेज्ड 640,000 डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज 125,000 यूरो। डॉलर को यूरो से डिवाइड नहीं करना, पहले डॉलर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरो में। फर्स्ट करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है डिवीजन से, और यही फॉरवर्ड फ्यूचर का रेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली इसकी जगह स्पॉट रेट भी यूज़ किया जाता है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इसको यहाँ पे फ्यूचर रेट से ही कन्वर्ट कर लेते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं जी 4। दिस इज़ योर हैज सेटअप। फरवरी में आपने हैज सेटअप किया, इसके बाद यू हैव टू मेट टिल मई, जहाँ पे आपको हैज क्लोज़ करना है। हैज क्लोज़ करते हुए आपने गेन और लॉस लेना होता है सबसे पहले ऑन क्लोजिंग फ्यूचर हैज। आपको याद रखना है आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसकी होम करेंसी यूरो है। ठीक है जी, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 18 में, उसकी होम करेंसी यूरो है। फ्रेंच कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं जिसने अमेरिका यूएस डॉलर में कुछ इंपोर्ट की हुई है, तो फ्रेंच कंपनी की होम करेंसी यूरो है। सो अब हम मई में कहेंगे जी पहले हमने सेल यूरो किया, फिर हम बाय यूरो करके हैज क्लोज करना चाहेंगे। सेल यूरो हमारा डॉलर पर यूरो पे क्लोज हुआ, हैज सेटअप हुआ 1.28 पे, और क्लोज होगा उसके लिए हमें प्राइस गिवन है जी यहाँ पे जी। सपोज इन मे व्हेन द कंपनी मेक्स द पेमेंट इन डॉलर द जून फ्यूचर प्राइस इज 1.2690 1.2690। सो सेल बाय वी मेक अ गेन हेयर 0.0110 डॉलर्स पर यूरो, ये गेन है जी। तो यहाँ से हम टोटल गेन इस्टेब्लिश कर लें, इट इज़ 0.0110 इंटू 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 125,000 यूरो। जी आपकी वैल्यू आई $5,500, और वही पॉइंट यहाँ पे दोबारा आया जो आपसे कहा गया था, यू आर वर्किंग फॉर अ फ्रेंच कंपनी, आपकी होम करेंसी यूरो है, डॉलर में आपको गेन आ रहा है, तो डॉलर गेन आप मार्केट में बेचेंगे सेल एट स्पॉट, और स्पॉट आपका चल रहा है क्वेश्चन में जो हमें बताया गया है, बाइंग सेलिंग 2 रेट्स नहीं है, इंस्टेड एक ही रेट अवेलेबल है 1.2710। तो हम इसको 1.2710 पे कन्वर्ट करेंगे, डॉलर ने यूरो में कन्वर्ट होना है, डिवीजन होगा 1.2710, तो आपका यूरो में गेन आ जाएगा, इट इज़
4327 यूरो। ये आपका हैज सेटअप हुआ था, वो क्लोज हुआ, उस पर गेन आपने निकाला। गेन और लॉस हमेशा होम करेंसी में आना चाहिए। जब तो आप स्ट्रेट हेजिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें गेन लॉस ऑटोमेटिकली आपका होम करेंसी में आता है। जब आप रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं, जब आप इस सिनेरियो से डील कर रहे होते हैं, जब आप इस सिनेरियो से डील कर रहे हैं, तो आपका गेन लॉस फॉरेन करेंसी में आता है। सो आपको एक एडिशनल स्टेप परफॉर्म करके उसको होम करेंसी में लाना पड़ता है। अब आप अपनी स्पॉट ट्रांजैक्शन में चले जाइए, वहाँ पे यू विल बाय $640,000 एट स्पॉट 1.2710। ये आपने डॉलर बाय किए, ये आपकी कॉस्ट है, इसमें सब लेस कर देंगे गेन इन फ्यूचर। कैश फ्लो की डायरेक्शन देखिए, ये कॉस्ट है, ये आपका आउटफ्लो है, गेन आपका इनफ्लो है 4327। तो आपको यहाँ से नेट कॉस्ट ऑफ $640,000 मिली। रिक्वायरमेंट हमसे है जी यहाँ पे इफेक्टिव रेट, तो इफेक्टिव रेट भी चाहिए हमें, तो इफेक्टिव रेट भी हम मेजर कर लेते हैं। इट इज़ डॉलर पर यूरो 1.2820। दिस कंप्लीट्स द सिनेरियो। इफेक्टिव रेट हमारी जो रिक्वायरमेंट थी। हैज सेटअप करना है, कैसे हैज सेटअप हुआ बता दिया। व्हाट विल हैपन व्हेन फ्यूचर पोजीशन इज़ क्लोज्ड आउट, हमने वो भी बता दिया। गेन लॉस क्या है और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है जो कंपनी को 6,40,000 पे मिल रहेगा, तो हमने वो भी बता दिया। हैज क्लोज आउट पे क्या है गेन और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है $6,40,000 का, वो भी हमने मेजर करके दे दिया। सो दिस कंप्लीट्स आवर सिनेरियो। अच्छा जी, एक कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन और देखते हैं। इलस्ट्रेशन 19 है जी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी हमारे पास? कैलकुलेट द नेट कॉस्ट इन स्टर्लिंग ऑफ हेजिंग द करेंसी रिस्क। स्टर्लिंग में आपको करेंसी रिस्क हेज करने की कॉस्ट लेनी है विद फॉरवर्ड, मनी मार्केट एंड फ्यूचर। ये 3 टूल हम अब तक पढ़ चुके हैं हेजिंग के। तीनों टूल इस एग्जाम्पल में, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल में रिवाइज होने जा रहे हैं। सो वी आर लुकिंग एट इलस्ट्रेशन 19 नाउ। It is now the end of July. A UK company expects following receipts and payments in euros at the end of the month in 3 months time. At the end of October. अक्टूबर के एंड पे ये ट्रांजैक्शन है जी। रिसीट है 5,40,000 यूरो की, पेमेंट है 2,650 यूरो की। 3 मंथ्स एंड पे, अक्टूबर एंड पे ये ट्रांजैक्शन हैं जी। The company is concerned about the exposure to a risk of movement in sterling euro exchange rate. Again, इसको हम sterling पर euro नहीं पढ़ेंगे, ये sterling euro के exchange rate की बात हो रहा है। And it has decided to hedge the exposure. It is considering 3 methods of hedging the exposure: with forward, with money, and using currency future. The relevant data is spot rate end July से end October. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने। तो एनीवे स्पॉट एंड 3 मंथ फॉरवर्ड यूरो पर पाउंड रेट है जी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उसने लिखा हुआ स्टर्लिंग यूरो। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर स्टर्लिंग यूरो है, यहाँ पे यूरो पर स्टर्लिंग है, ये क्या बात है? तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये जो चीज़ स्टेटमेंट लिखी है ये रेट नहीं है, ये स्टर्लिंग यूरो, 2 करेंसीज का आपस में रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। रेट ये अवेलेबल है यूरो पर स्टर्लिंग। स्पॉट क्या है, 3 मंथ फॉरवर्ड क्या है। 3 मंथ इंटरेस्ट रेट स्टर्लिंग के, यूरो के, बोरो इन्वेस्ट के क्या है? आई हैव टोल्ड दीज रेट्स आर ऑलवेज एनुअल। करेंसी फ्यूचर्स का डाटा, करेंसी फ्यूचर्स फॉर स्टर्लिंग यूरो आर ईच फॉर यूरोज। यूरोज कॉन्ट्रैक्ट साइज, यूरो कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड प्राइस्ड इन स्टर्लिंग। ठीक है जी, यूरो कॉन्ट्रैक्ट साइज है और प्राइस्ड स्टर्लिंग में है। तो इसका मतलब ये जो प्राइसेस अवेलेबल है ये स्टर्लिंग पर यूरो में है। अब यहाँ पे देखिए, जो स्पॉट रेट है वो यूरो पर स्टर्लिंग है, लेकिन जो फ्यूचर्स हैं वो स्टर्लिंग पर यूरोज हैं। तो हर चीज़ को आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में जैसे एक्सप्रेशन गिवन है वैसे ही पढ़ना है। अज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन दैट व्हेन फ्यूचर पोजीशन इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अक्टूबर द बेसिस इज 0। उसने आपको आसानी के लिए बता दिया,
आउटस्टैंडिंग बेसिस आपके अक्टूबर के एंड पे 0 होंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट डीलिंग वन बाय वन विद ईच टूल। सबसे पहला स्टेप एक जो आपको बताया गया है कि जब किसी सिनेरियो में मोर देन वन ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पेमेंट्स की दे दी जाए तो पहली चीज़ जो आपके देखनी है दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ मैचिंग, कि क्या मैचिंग यहाँ पे हो सकती है। तो हम देख रहे हैं दोनों अमाउंट्स यूरोज़ में हैं और दोनों की ड्यू डेट एंड अक्टूबर है, तो मैचिंग इज़ पॉसिबल। तो हमें सबसे पहले अपना नेट एक्सपोजर इस्टेब्लिश करना है। हमारा यहाँ पे नेट एक्सपोजर जो बनता है दैट इज़ 2650,000 माइनस 540,000। इट इज़ यूरो 2110 नेट पेबल्स। ये आपका पेबल है इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये आपका नेट एक्सपोजर है। अब वन बाय वन इनकम ट्रांजैक्शन से हेज करते हैं। सबसे पहले एफआरए करना है तो बाय करेंगे आप यूरो 2110,000 इन 3 मंथ्स फॉरवर्ड। 3 मंथ फॉरवर्ड पे आपने यूरो बाय करने हैं, तो ये जी 3 मंथ फॉरवर्ड रेट्स अवेलेबल हैं। 3 मंथ फॉरवर्ड में यूरो फर्स्ट करेंसी आपने बाय करनी है जी। 3 मंथ फॉरवर्ड में फर्स्ट करेंसी आपको बाय करनी है। तो फर्स्ट करेंसी यू बाय, मैं भी एज अ हैबिट इसको हमेशा टेबल से देख कर चल रहा हूँ। यू बाय लो एंड यू डिवाइड, यू बाय लो एंड यू डिवाइड। ये जी आपकी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट 2110,000 यूरो बाय करने हैं। यूरो फर्स्ट करेंसी बाय करनी है। फर्स्ट करेंसी यू बाय लो एंड डिवाइड। ठीक है जी, तो आपने लो रेट से डिवाइड किया, आपकी कॉस्ट इन पाउंड आ गई। दूसरे टूल पे जाते हैं जी हम, मनी मार्केट। मनी मार्केट में आपको जो गाइड किया गया, सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स लिखने हैं। आप जिस ट्रांजैक्शन को हेज करने जा रहे हैं वो एसेट है या लायबिलिटी है। तो हम 2110 यूरो पेबल्स को हेज करने जा रहे हैं, यूरो लायबिलिटी को हेज करने जा रहे हैं। यूरो लायबिलिटी है तो इसका मतलब यूरो एसेट चाहिए। यू विल डिपॉजिट यूरोस। यूरो डिपॉजिट करने हैं तो इसका मतलब आपको बोरो करने हैं पाउंड्स। अब इसको कनेक्ट कर लीजिए। एक बैंक से पाउंड उधार लेने हैं आपने यूके में बैठ के, दूसरे बैंक को आपने यूरो डिपॉजिट देने हैं। तो इन बिटवीन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बाय यूरो एट स्पॉट। ये 3 स्टेप्स हैं जी। इन 3 स्टेप्स की हमें 3 कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। यूरो डिपॉजिट, कितने यूरो डिपॉजिट? सफिशिएंट यूरो डिपॉजिट होने हैं